जो राजनाथ सिंह के बयान की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, कल जो उन्होंने परसों एक या दो दिन पहले जो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हमारे और उनके बीच में कोई भी औपचारिक रेखाएं जो है एलओसी वो नहीं है, ना तो परंपरागत है ना ही टेक्निकल है, कोई भी अभी तक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भारत के अंदर घुसपैठ कर रहा है। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हमारा इस वजह से नहीं है जो दलितों की बात नहीं करेगा, जो शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करेगा, एससी की बात नहीं करेगा, मुस्लिमों की बात नहीं करेगा, महिलाओं की बात नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए एक ग्लोरीफाई व्यक्ति नहीं है। वो इस प्रकार कहते हैं कि भाई मुझे मार लो, उसके बाद में आदेश दे देते हैं कि आप खूब बलात्कार करो, खूब हत्याएं करो, खूब मारो, खूब रिजर्वेशन खा जाओ, खूब एससी एसटी पे अत्याचार करो, आपका कुछ नहीं होगा। और उसी का परिणाम यह है कि भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं आज एससी एसटी एक्ट में वो जमानत दे रहे हैं। जो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से उलट उन्होंने जो भी पार्लियामेंट में जो अपना स्पीच रखी, वो मैं उससे सहमत हूं कि हमारे और उनकी बाउंड्रीज के अंदर में आज भी कॉन्फ्लिक्ट है। वो लोग निरंतर हमारे घुसपैठ कर रहे हैं, वो लोग निरंतर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए। सर, जिस प्रकार से राजनाथ जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो संसद में जो बयान दिया कि चाइना के जो सैनिक हैं वो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं सीमा पर, लेकिन मोदी जी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है, तो आखिर दोनों के बयान में इतना अंतर डिफरेंस क्यों है सर? देखिए, जो राजनाथ सिंह के बयान की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, कल जो उन्होंने परसों एक या दो दिन पहले जो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हमारे और उनके बीच में कोई भी औपचारिक रेखाएं जो है एलओसी वो नहीं है, ना तो परंपरागत है ना ही टेक्निकल है, कोई भी अभी तक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भारत के अंदर घुसपैठ कर रहा है। इस मामले में माननीय बहन जी का भी एक ट्वीट आया था, जिसमें माननीय बहन जी ने ये कहा था कि हम भारत के साथ हैं और हम चीन की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ हैं जो अगर वो भारत पे किसी भी प्रकार का जो अतिक्रमण करते हैं या वो घुसते हैं। तो सर, आप इसको कैसे मानते कि मोदी जी ने झूठ बोला है? हाँ, देखिए, अगर इस कॉन्ट्राडिक्शन की बात कहें तो एक तरफ तो सदन में भारत के रक्षा मंत्री इस बात को कहते हैं कि हाँ, बाउंड्रियों पे कुछ हलचल है, हमारी और उनकी बाउंड्रियां जो है डिफाइंड नहीं है, जो एलओसी है वो क्लियर नहीं है और वो लगातार घुस रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं कि पिछले 6 महीने में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। तो इस मामले में पहले ये घर में बैठ के डिसाइड कर ले कि पार्लियामेंट में इन्हें क्या जवाब देना है कि क्या चाइना वाले घुस रहे हैं या ना घुस रहे हैं। अगर इसे देख कर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में मतभेद है, बीजेपी में दो फाड़ है, भारत के रक्षा मंत्री कुछ और बताना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुछ और बताना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर की जो अंदरूनी आग है वो स्टेटमेंट के द्वारा सामने निकल के आ रही है। और जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नाव डूबने से पहले कुछ लोग इधर उधर कूद के भाग रहे हो। तो ये हो सकता है ये स्टेटमेंट उसी परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए कि भारत के गृह मंत्री का जो वक्तव्य हो भारत के प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग है। तो सर, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की गरिमा पर ठेस पहुंचेगी जिस प्रकार के वो बयान देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की गरिमा तो खैर मुझे नहीं पता कि आपने सवाल मुझसे क्यों पूछा। भारत के जो गरिमाई प्रधानमंत्री रहते थे वो कोई और थे। नोटंकीबाज को हम प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, जिसे सिर्फ अपनी नोटंकी के अलावा और वो फोटो शूट कराने के अलावा, पोर्टफोलियो कराने के अलावा और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा, नए नए रूप बढ़ने के अलावा और नए नए गेटअप रचाने के अलावा कुछ ना पता हो, तो आप इसको गरिमाई शब्द से पता नहीं कैसे परिभाषित कर रहे हैं। तो है ना सर, प्रधानमंत्री का। देखिए, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पद दोनों अलग हैं। हम जो है हम प्रधानमंत्री के पद के साथ हमेशा हैं। अगर कोई आपने व्यक्ति की बात की, हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हमारा इस वजह से नहीं है जो दलितों की बात नहीं करेगा, जो शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करेगा, एससी की बात नहीं करेगा, मुस्लिमों की बात नहीं करेगा, महिलाओं की बात नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए एक ग्लोरीफाई व्यक्ति नहीं है, वो हमारे लिए गरिमाई व्यक्ति नहीं है। वो गरिमाई व्यक्ति उनके लिए होगा जिनके लिए वो भारत को बेच कर हर चीज को जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। करते तो हम दलितों की बात, वो कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मार लो आकर। हाँ, वो इसीलिए करते हैं कि ताकि उनके स्टेटमेंट के अंदर में सारी बातें छुप जाएं। और वो इस प्रकार कहते हैं कि भाई मुझे मार लो, उसके बाद में आदेश दे देते हैं कि आप खूब बलात्कार करो, खूब हत्याएं करो, खूब मारो, खूब रिजर्वेशन खा जाओ, खूब एससी एसटी पे अत्याचार करो, आपका कुछ नहीं होगा। और उसी का परिणाम यह है कि भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं आज एससी एसटी एक्ट में वो जमानत दे रहे हैं।
तो क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर आप गूगल पे जाके अगर आप ये सर्च करोगे कि दुनिया का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन, तो इसका आपको जवाब मिल जाएगा। और भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है उसकी गरिमा इस प्रकार के लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दी है। सर कई मौकों पे देखा गया कि प्रधानमंत्री ने कई बार ऐसा झूठ बोला है जो बड़ा चर्चित रहा, चाहे CNRC का आंदोलन हो या पंडित नेहरू वाला बयान हो कि वो सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से नहीं मिलने गए हैं। तो सर ऐसे प्रधानमंत्री क्या बिना रिसर्च करे बोलते हैं? क्या ऐसा क्या? देखिए ये इनकी कोई अपनी एक इल्यूजन है, अपना एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है इनका कि जो मन में आया बोल दिया। प्रधानमंत्री की अगर गरिमा, कोई भी भारत के प्रधानमंत्री जो अभी तक रहे हैं वो हर चीज पे बोलने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि जो हमारे जो प्रशासन है, जो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो उन्हें लिख के देते थे, उन्हें तथ्यों से अवगत कराते थे, उनको बताते थे कि भाई भारत चीन का विवाद क्या है, ये उसमें ऐतिहासिक तथ्य, वर्तमान परिप्रेक्ष्य, हमारे बीच में ट्रीटी क्या है और हमें किस बारे में किस बात पे कब क्या क्या बोलना है। कभी ये बंगाली, कभी उड़िया, कभी बिहारी, कभी अंग्रेजी। अरे आप जिस भाषा में आम लोगों को समझा सको, आप उस भाषा में तथ्यों के आधार पर, सत्यता के आधार पर बात कीजिए। जब आप कहते हो कि एक प्रकार आप हमारे पास कोरोना से मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं, अरे आपके पास, सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे तो किसके पास आंकड़े होंगे इस चीज के? आपके पास इस बात का आंकड़ा तो है कि इनकम टैक्स जो उसकी CBI की रेड कहां मानी है। आपके पास ये तो पता है कि किस नेता को कैसे खरीदना है, आपको ये तो पता है कि किस सरकार को घेर कर कैसे सरकार बनानी है, परंतु आपको गरीब, मजदूर, मजलूम आदमी का डाटा नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। सर आपको नहीं लगा जिस प्रकार से राजनाथ ने संसद में बोला, तो ऐसा नहीं लगता PM मोदी को बेनकाब कर दिया हो? बिल्कुल, मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि जो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से उलट उन्होंने जो भी पार्लियामेंट में जो अपना स्पीच रखी, वो मैं उससे सहमत हूँ कि हमारे और उनकी बाउंड्रीज के अंदर में आज भी कॉन्फ्लिक्ट है। वो लोग निरंतर हमारे घुसपैठ कर रहे हैं, वो लोग निरंतर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वी आर इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्टली, और इसी वजह से हम कहते हैं कि हम भारत के साथ हर सूरत में खड़े हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े हैं अगर वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन चाइना के खिलाफ ले, परंतु संसद के अंदर इस प्रकार का जो मतभेद और गतिरोध देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होते हैं। तो आपको नहीं लगता सर मोदी जी की विदेश नीति कमजोर रही है जहाँ ऐसे हालात देखा जाए? देखिए, विदेश नीति तो कमजोर रही है। आज नेपाल ये कह रहा है कि जो देहरादून है और उत्तराखंड है वो नेपाल के पार्ट है। ये विदेश नीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है नेपाल कि ये बहुत बड़ा भूखंड हमारा है। नेपाल कह रहा है कि जो राम मंदिर आपने बनाया है वो नेपाल में बनना चाहिए। आज अगर विदेश नीति की बात करूं तो नेपाल से हमारे रिश्ते ठीक नहीं, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते ठीक नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं। ये 3-4 पड़ोसी जो देश है इनके साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और तनातनी के आधार पर अगर तो पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत के ऊपर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना और भारत के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो और ये पूरी दुनिया युद्ध के अंधकार में धकेल दी जाए। लेकिन अमेरिका रूस से तो अच्छे रिश्ते हैं भारत के। देखिए वो मुझे नहीं पता कि किस प्रकार आप कह रहे हो कि अमेरिका और चीन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका और रूस से, अमेरिका ने हाइड्रोक्लोरिक क्वीन की जो दवाई थी उसके ऊपर आग दिखा के बोल दिया था कि ये दवाई पहले अमेरिका चाहिए, और भक्तों ने वो दवाई देने के बाद में ये कहा कि हमने उनके अनाज के बदले हमने उन्हें दवाई दे दी। यहाँ लोगों को मरने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जो दवाई है उस दवाई को आपने वहां भिजवा दी। ये अच्छे रिश्ते थे। ट्रंप ने कहा, चेतावनी दी थी ट्रंप ने कि अगर आपने नहीं ये दवाई भिजवाई तो हम आपको देख लेंगे। तो क्या इसे आप अच्छे रिश्ते मानते हो? और दूसरी बात रशिया की, रशिया हमारा जो है वो हमारा आइडियोलॉजिकल फ्रेंड रहा है। आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा से संबंधित। रशिया ने साम्यवाद को बढ़ाने के लिए, समाजवाद को बढ़ाने के लिए दुनिया के और देशों को भी मदद करता है, परंतु भारत की तरफ से कोई भी गिव एंड टेक का ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि रशिया को अपने विमान बेचने हो, इस वजह से हम दबाव में काम कर रहे हैं। हो सकता है इनके डीलर बहुत बड़े हों तो जो ये अपना रशिया के साथ में जो अपना प्लान बता रहे हैं। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान सरकारों ने विदेश नीतियों के नाम पर भारत की GDP जो -23 की है वो वर्तमान सरकारों का ही परिणाम है। अगर रिश्ते अच्छे होते तो पूरी दुनिया मदद करती। हमें इस बात से
निकलने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, परंतु ये नहीं होगा। एक सवाल है, जो मोदी सरकार वो कानून लेकर आई थी CAA NRC, उन्होंने कहा था कि जो हमारे हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, वो उनका वहाँ शोषण हो रहा है, काफ़ी दुखी हैं, हम उनको भारत लाना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए भी, जो पाकिस्तानी हिंदू वो भी आए, अफगानिस्तानी हिंदू आए, लेकिन उनको यहाँ पर कोई सीनियर सिटीजन मतलब उनको नागरिकता नहीं मिली और यहाँ वो 7-8 साल गुजार कर चले गए। उन्होंने जो बॉर्डर पे वो पहुंचे तो पत्रकारों से बाकायदा कहा कि एक ये दिखावा है, भारत में कोई भी सुखी नहीं है, वहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, और हम भी वहाँ 6-7 साल गुजार कर आ गए, ना तो हमें वहाँ नागरिकता मिली है, ना हमें वहाँ पे धंधा मिला है। देखिए, शायद मैं आपके सवाल से जो सहमत नहीं हूँ, वो सहमत इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि जो ये बिल लाया गया 2019 में लाया गया, और 2019 के बाद जितने भी लोग भारत में आए हैं सिटीजनशिप के लिए, उनका डाटा भी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि 2019 के तुरंत बाद ही ये लॉकडाउन जो है फरवरी मार्च में लग गया था। तो वो जो लोग हैं जो शरणार्थी थे, पहली बात तो ये कि भारत के अंदर जो नागरिकता लेने के प्रावधान जन्म के आधार पर भी है, रजिस्टर के आधार पर भी है, रहने के आधार पर भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। परंतु दूसरे देशों के हिंदुओं की चिंता करने वाले जो ये लोग हैं, वो पहले भारत के हिंदुओं की चिंता कर लें तो अच्छा होगा, भारत के अंदर किसानों की चिंता कर ले तो अच्छा होगा, भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की चिंता कर ले तो अच्छा होगा, OBC की चिंता कर ले तो अच्छा होगा। लेकिन अगर इन्हें चिंता करनी है देवेंद्र सिंह जैसे लोगों की जो ड्रग्स मामले में, वो RDX के मामले में पकड़े गए, तो ये इनका परिप्रेक्ष्य हमारा नहीं है।